हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम जीएस 1 का एक टॉपिक ले रहे हैं, भूदान एंड ग्रामदान। नाउ ये आचार्य विनोबा भावे का स्टार्ट करा हुआ एक ब्लडलेस मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की, या अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म की, तो दिस इज़ द इनिशिएटिव जहाँ से लैंड रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे, एंड दैट ऑल्सो वॉलेंटरी लैंड रिफॉर्म्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, क्योंकि जब हम क्या कर रहे थे, जमींदारी से डेमोक्रेसी में एंटर हो रहे थे, जहाँ पे पहले सारे गांव या बहुत बड़ा ज़मीन का पोर्शन किसी एक पर्सन के पास रहता था, वहाँ से हमने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करा था। तो ये एक वॉलेंटरी इनिशिएटिव था, जहाँ पे लोगों ने खुद से आगे आके अपनी ज़मीन जो है उसको डोनेट करना स्टार्ट करा था। उसके बाद में हमने इसको लीगलाइज भी कर दिया था विद आवर लॉज एंड लाइक द प्रॉपर लैंड रिफॉर्म। सो इसी के बारे में बात करेंगे ना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2013 में क्वेश्चन आया था अपनी मॉडर्न हिस्ट्री से, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले तो बोल रहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने जो भूदान एंड ग्रामदान इनिशिएट करा था, उसके ऑब्जेक्टिव को क्रिटिकली डिस्कस करो। और जब क्रिटिकली डिस्कशन आता है का मतलब है कि आपको उसके प्रोस के बारे में भी बात करनी है, आपको उसके कॉन्स के बारे में भी बात करनी है। यू हैव टू टॉक अबाउट द गुड थिंग्स और यू हैव टू टॉक अबाउट कि कुछ कमी क्या रह गई या किस तरीके से ये अच्छा नहीं था, दोनों बारों में बात करनी है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है देयर सक्सेस। नाउ यहाँ पे देखो क्या होगा ना कि मोस्टली हम क्रिटिकली डिस्कस कर देंगे भूदान एंड ग्रामदान को कि ऐसे अच्छा था, ऐसे अच्छा नहीं था। हम उनकी सक्सेस स्टोरी जो है उसको पीछे छोड़ देंगे। मतलब अगर आप एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करते हो, देन हाउ कैन यू इमेजिन कि आपको एग्जामिनर पूरे 12.5 में से नंबर देगा। अगर आप 6.5 या 7 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आपको मार्क्स भी तो उतने में से ही मिलेंगे। 12-12.5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी तो उसमें से नंबर मिलेगा। सो डोंट मिस द क्वेश्चन। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे जनरली हमको 250 वर्ड्स में लिखना होता है, 250 में से 200 वर्ड्स तो हमने क्या करा, सिर्फ वन पार्ट एक्सप्लेन कर दिया और सेकंड पार्ट को हमने 50-100 शब्दों में एक्सप्लेन करके आए। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी मान लो 6 नंबर का, ये भी मान लो 6 नंबर का। अगर आपने एक 6 नंबर का पार्ट 200 में एक्सप्लेन करा है, दूसरा 6 नंबर का पार्ट 50-100 में एक्सप्लेन करा है, कैन यू रियली एक्सपेक्ट हिम कि वो आपको इक्वल नंबर दे? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हमेशा दोनों पार्ट को, क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, कितने भी पार्ट हो सकते हैं, उसको डिवाइड करना है और क्वेश्चन के सारे पार्ट को आंसर करना है याद से, और वो भी बराबर एम्फेसाइज देके उस पर। तो हमको पहले तो क्वेश्चन के पार्ट एंड क्वेश्चन की डिमांड आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन की डिमांड आइडेंटिफाई करने के बाद क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या बनाएंगे हम। आंसर में सबसे पहले तो हम भूदान और ग्रामदान मूवमेंट जो था, इसको हम डिफाइन करेंगे कि भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट क्या है और आचार्य विनोबा भावे ने क्यों स्टार्ट करा था। फिर हम बताएंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, हल्का फुल्का सा बताना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। वंस वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव, फिर हम उसका क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे कि अच्छा उसके प्रोज अच्छे थे, बढ़िया था, लोगों में ज़मीन रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर थे उनके पास ज़मीन मिल गई थी, लेकिन नुकसान ये था कि बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला या फिर अपने पास जो ज़मीन थी उसका बहुत थोड़ा पोर्शन दिया, या जो ज़मीन थी उसको अपने ही किसी रिलेटिव के नाम करवा दिया था, और उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। बस हमारा वहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। और आज भी हम लिख देंगे कि आज भी लैंड रिफॉर्म में ये जो कॉन्सेप्ट था, इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से हमारा पूरा फ्रेमवर्क बनाएंगे। ओके, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आपको हमेशा आंसर राइटिंग में यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अभी ग्रामदान भूदान पढ़ते ही जो मन में आया लिखना स्टार्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पूछा, क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली डिस्कस करना है, मतलब अच्छी बातें बुरी बातें दोनों, फिर उसके बाद में उसकी सक्सेस के बारे में भी लिखना है। तो हमेशा भूदान ग्रामदान को पहले डिफाइन करो, आचार्य विनोबा भावे ने किस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करा था, एनालाइज करो, सक्सेस के बारे में लिखो, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन। तो देखते
क्या कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 में स्टार्ट हुआ था भूदान, और भूदान का ही एक ऑफशूट था ग्रामदान। भूदान का मतलब होता है ज़मीन का दान देना, और ग्रामदान का मतलब होता है पूरे विलेज का दान देना। तो ये नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन या इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन, ये सारे नाम इसको दिए गए थे, जो इंडिया में लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को उसने इनिशिएट करा था। ये जो इंटीग्रेटेड मूवमेंट थे, देवर अटेम्प्ट की उसको लैंड रिफॉर्म में इम्प्लीमेंट करा जाए, और वहाँ पे जो लैंडेड क्लासेस थी, मतलब जो जमींदार लोग थे जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन का एक हिस्सा हुआ करता था, वो अपनी ज़मीन को वॉलंटरी सरेंडर कर दे कि मेरे पास तो 500 बीघा ज़मीन है, ये 500 बीघा ज़मीन मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने पास 100 बीघा रख ली, और 400 बीघा ज़मीन जो है उस गाँव के अंदर जो मजदूर पहले उनके 500 बीघा पे काम करते थे, उनके और उनके विलेज वालों के बीच में उन्होंने बांट दी बराबर बराबर हिस्सेदारी से। तो इसको बोलते थे वॉलंटियर सरेंडर ऑफ द लैंड। ये जमींदारों से ज़मीन एज ए गिफ्ट लिया जाता था, रिच फार्मर जमींदार से, फिर उसको जो लैंडलेस एग्रीकल्चर, ऐसे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, जो दूसरों की ज़मीन पे काम करके अपना गुजारा चलाते थे, उनको वो गिफ्ट कर दिया जाता था। तो भूदान मूवमेंट जो था उसका टारगेट ये था कि लगभग 50 मिलियन एकड़ तक की जो ज़मीन है वो इंडिविजुअल फार्मर से लेके एटलीस्ट 1/6 ऑफ दैट लैंड जो है वो गिफ्ट कर दी जाएगी। भूटान में ये उनका कॉन्सेप्ट था। और ये प्रॉब्लम ऑफ दी जो पोचमपल्ली और तेलंगाना के अंदर जो हरिजन लोगों के पास वहाँ पे ज़मीन नहीं थी, दे वर वेरी आइसोलेटेड कम्युनिटी, तो वहाँ पे उनके इशू को विनोबा भावे ने उठाया था। बाद में उन्होंने काफ़ी सारे जो लैंड ओनिंग क्लासेस थी, जो उनसे रिक्वेस्ट करा, उनके जिनके पास काफ़ी ज़मीन थी उनसे रिक्वेस्ट करा गया और उनको इस चीज़ के लिए मनाया गया कि आप अपनी जो ज़मीन है वो हरिजन उस कम्युनिटी को दान में दे दी जाए। और यहीं से बर्थ ऑफ भूदान हुआ था। नाउ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करा था विनोबा भावे को 1952 से 1952 से भूदान जो है उसने ग्रामदान को भी आगे इनिशिएट करा। मतलब उसके बाद ग्रामदान भी धीरे धीरे इनिशिएट हो गया। ग्रामदान का इनिशिएट का क्या था कि बहुत सारे लैंड ओनर्स और जो लीज होल्डर्स थे, लीज होल्डर्स क्या होते थे कि मान लो पहले किसान के पास बैंक के पास जाके लोन तो ले नहीं पाता था, तो वो मनी लेंडर के पास अपनी ज़मीन के कागज़ रख के अंगूठा लगा के या फिर अंगूठा लगवा के ज़मीन के कागज़ रख लेते थे, तो वो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे। और लैंड ओनर जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, तो वो उन्होंने जो विलेज पूरे उनके अंडर थे उस पे जो उनकी ज़मीन का हक था उसको उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने बोला कि ये जो अब मेरी ज़मीन थी जिसका मैं पहले ऑनर था, अब ये विलेज एसोसिएशन की प्रॉपर्टी हो गई। इससे जो समानता का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि उसको पूरा रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, एक जॉइंट कल्टीवेशन करा जाएगा, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव था। एक बार फिर से सुन लो, ग्रामदान का ऑब्जेक्टिव था कि लैंड ऑनर और लीज होल्डर जो थे उनको परसुएड करना था कि वो अपना जो ईच विलेज है वो उसमें से लैंड राइट, उनके जो ज़मीन का हक उस विलेज में है उसको हटा लेंगे, उसको रिनाउंस कर देंगे। उसके बाद जो ज़मीन होगी उस ज़मीन को गांव की एक प्रॉपर्टी बना के एक समतावादी समाज जो है वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और जॉइंट कल्टीवेशन के लिए उसको यूज़ लिया जाएगा। तो ग्राम सभा जैसे इंस्टीट्यूशन थे वो क्या करते थे, कलेक्टिवली वहाँ पे एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता था और पूरी जो एंटायर ज़मीन थी विलेज की उसको मैनेज करा जाता था। काफ़ी सारे एक विलेज को, अब आप पूछोगे कि क्या पूरे 100% ज़मीन दान दे देते थे? नहीं। ग्राम दान में कोई भी गांव अगर अपनी 75% 75% तक की जो ज़मीन है वो ऑफ इट्स रेजिडेंट विद 51% ऑफ द लैंड अगर वो अप्रूवल में दे देते थे तो वो ग्रामदान में हो जाता था। तो क्या हुआ, एटलीस्ट 75% ऑफ इट्स रेजिडेंट, अगर 75% लोगों के पास, गांव में 75% पॉपुलेशन के पास में अगर गांव की 51% ज़मीन है तो हम उसको बोलते थे कि ये ग्रामदान है। मतलब कम से कम पूरे गांव की आधी से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द जो ज़मीन है वो 75% लोगों के पास अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 25% लोगों के पास में 49% तक की ज़मीन रह सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो ज़मीन है वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास रहेगी। सबसे पहले ग्रामदान जो है वो मगरोथ हरिपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कहाँ पे हुआ था? मगरोथ हरिपुर उत्तर प्रदेश में।
यहाँ पे वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल पेट्रोनॉज देखा गया था, काफ़ी सारे लोग आगे खुद चल के आए थे, पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत मिला था, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर लॉ पास करा था ताकि ग्रामदान और जो भूदान है उसको लीगलाइज करा जा सके। और ये 1969 के अंदर ग्रामदान एंड भूदान का बिल्कुल पीक पे चल रहा था। लेकिन 1969 के बाद में ग्रामदान और भूदान का जो जितना वेव चला था वो ख़त्म होना सा स्टार्ट हो गया था। जितने भी प्योर वॉलेंटरी मूवमेंट थे वो गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। 1967 में विनोबा भावे ने इस मूवमेंट से हाथ पीछे खींच लिए थे और जैसे ही इन्होंने ये पीछे हटे, इन्होंने विड्रॉल करा, 1969 से ये मूवमेंट जो है अपना ख़त्म होना सा स्टार्ट हो गया था। इसने अपना मास बेस लॉस्ट कर दिया था। उसके बाद में बहुत सारे लैंडलॉर्ड ऐसे थे जिन्होंने ज़मीन डोनेट वो कर दी जो या तो अंडर डिस्प्यूट थी कि या तो लीगल केस चल रहा है उस पर, या फिर ऐसी ज़मीन जिस पे कुछ उगता ही नहीं है। तो ऐसी ज़मीन जो अनफिट फॉर कल्टीवेशन थी या जो अंडर डिस्प्यूट थी उसको उन्होंने डोनेट कर दी। तो वो किसान के क्या काम आती, लेकिन उन्होंने नाम कर दिया कि मैंने ज़मीन डोनेट कर दी है। तो पूरा मूवमेंट इस तरीके से ट्रीट करा गया, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द जनरल स्कीम ऑफ द डेवलपमेंट। रेदर इट वॉज मोर लाइक कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल मीन है, जैसे कि ज़मीन क्या था, ज़मीन उस वक्त पे आज भी हम अग्रेरियन कंट्री है और तब तो हम मेजर अग्रेरियन कंट्री हुआ करते थे और ज़मीन हमारा मेजर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। तो ये पूरा जो मोमेंट इस तरीके से ट्रीट कर इस तरीके से पूरा चला था कि इसने जो जनरल स्कीम ऑफ डेवलपमेंट के अलावा हट के जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल मीन थे उनको कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया था। और ये काफ़ी जो मेन स्ट्रीम स्कीम्स हैं उनसे काफ़ी सीरियस सेपरेशन हो गया था इसकी वजह से इस पॉलिसी का कंटिन्यूएशन भी काफ़ी इफेक्ट हुआ था। तो बात करते हैं इसमें ऑब्स्टिकल्स, लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स क्या आई थी। सबसे पहले तो स्लो प्रोग्रेस। 1956 में उसने थोड़ा थोड़ा मोमेंटम लॉस करना स्टार्ट कर दिया था। उसमें से देखो स्लो प्रोग्रेस में क्या बड़ी दिक्कत हुई थी कि 4.5 मिलियन एकड़ में 4.5 मिलियन एकड़ भूदान पे जो ज़मीन अवेलेबल थी उसमें से सिर्फ 6.5 लाख एकड़, ये 4.5 मिलियन एकड़ की बात कर रही हूँ मैं, और कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, सिर्फ 6.5 लाख एकड़ उसमें से रीडिस्ट्रीब्यूट करी गई थी। बहुत सारे डोनर ऐसे थे जिन्होंने बाद में भूदान में अपना जो ज़मीन दी थी उसको वापस ले ली थी कुछ ना कुछ रीज़न साइड करके। तो इससे लोगों के दिमाग में एक डाउट आ गया था कि ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, हम हमारी ज़मीन दे रहे हैं, हमको वापस क्या मिल रहा है। ब्राइब, रिश्वत बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत ज़्यादा जो विलेज लीडर या जो अलॉटिंग अथॉरिटीज़ थी उन्होंने गरीब लोगों से पैसे मांग के उन्होंने बोला कि हमको देखो इसमें प्रोसेस क्या था कि एक आदमी के पास जो ज़्यादा ज़मीन है वो इसको सरकार को दे देगा, सरकार एक अथॉरिटी यहाँ पे हायर करेगी और ये हायर अथॉरिटी इस ज़मीन को जितने भी लैंडलेस लोग हैं उनके बीच में बराबर से बांट देगी। लेकिन ये जो बीच में था ये अथॉरिटी या विलेज लीडर जो था जिसको भी असाइन करा गया था ये काम, उसने बोला कि तुम मेरे को पैसे दो तब मैं तुमको ये अलॉट करूँगा। तो बीच में रिश्वतखोरी आ गई थी। बहुत सारे ऐसे अंडर सर्विंग विलेज थे जिनको ज़मीन मिली, इनके पास ऑलरेडी या तो ज़मीन थी या फिर वो ट्रेड एंड कॉमर्स में थे कि वो एग्रीकल्चरल वो विलेज ही नहीं थे, तो उनके लिए ज़मीन का इतना काम ही नहीं था। देन देयर वाज ग्रीड ऑल्सो। भूदान ने बहुत ऐसा लैंड हंगर डाल दी थी, मतलब मार्केट सी बच गई थी। बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल टाइम फ्री ज़मीन के लिए कभी अपनी बीवी के नाम पे कभी अपने बच्चों के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्री ज़मीन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। जो डोनेटेड लैंड थी वो भी बहुत या तो अनफिट फॉर कल्टीवेशन थी या तो वो इतनी ख़राब ज़मीन थी कि अब बिल्कुल बंजर सी हो चुकी है या फिर वो किसी न किसी केस के अंदर थी। तो उसकी वजह से जो डिस्प्यूटेड लैंड था वो या तो उस डिस्प्यूटेड लैंड को जब दे दिया गया और वो डिस्प्यूटेड लैंड अगर किसी बेनिफिशियरी के हक में आई तो वो बेनिफिशियरी बेचारा कोर्ट के चक्कर ही काटता रहा। पॉलिटिसाइजेशन हो गया था। मतलब क्या हुआ कि जो भूदान वर्कर थे, भूदान वर्कर मतलब जो या तो जो लैंडलॉर्ड जो ज़मीन बांट रहे थे या फिर उनके बीच में जो मिडिल मैन था जो ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, दे स्टार्टेड एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो क्या हुआ कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने यूटिलाइजेशन के लिए कि हम आपको ज़मीन दिलाएंगे, हम आपका उद्धार करेंगे XYZ करके, जो एक्चुअल मीनिंग था जो भूदान वर्कर थे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो गई थी। ब्राइब बहुत ज़्यादा, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा चल गई थी। सपोर्ट क्या है कि जो मेयर अलॉटमेंट जो ऑफ लैंड था वो इनसफिशिएंट था। सिर्फ ज़मीन दे देने से क्या होगा कि किसान खेती तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे लैंडलेस एग्रीकल्चरल ऐसे थे जिनके पास
उनको ये नहीं पता था कि मैं अगले दिन खाना ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। तो ऐसे में उनके पास पैसे नहीं थे कि वो बीज लेके आ सके, फर्टिलाइज़र लेके आ सके, इरिगेशन दे सके, तो उनके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। और जिसको मान लो कि जिस किसान को पास कुछ भी नहीं है तो उसको ज़मीन मिल गई, अभी वो इस पर खेती करने के लिए क्या करेगा, लोन लेगा, जाएगा मनी लेंडर के पास में और इसी ज़मीन को वापस गिरवी रख के आ जाएगा और उन्हीं गिरवी रखे हुए जो पैसे होंगे उससे यहाँ पे खेती करेगा। और ये आपको पता है बॉन्डेड लेबर का केस था। ब्यूरोक्रेटिक अपैथी ऑल्सो, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे वो खुद भी स्लो थे, जो बहुत टाइम लगाते थे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ थी भूदान की लैंड ट्रांसफ़र करने को उसको धीरे धीरे करते थे। तो बहुत सारी ज़मीन, जैसे मैंने आपको बताया कि 4.5 मिलियन एकड़ की जो ज़मीन है वो डोनेट करी गई थी, उसमें से सिर्फ 6.5 लाख, कहाँ मिलियन और कहाँ लाख, सिर्फ 6.5 लाख की जो एकड़ की जो ज़मीन है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करा गया था। बहुत सारी ज़मीन ऐसे ही पड़ी रही। आज भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पैच जो ज़मीन का है वो हम बोलते हैं कि सरकार की ज़मीन है, ना सरकार काम ले रही है ना उसको किसानों को खेती करने दे रही है। लैंड का फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि एक जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर था, जिस किसान के पास पहले ज़मीन नहीं थी, उसको जो ज़मीन मिली या तो वो उसको आधा या 3 एकड़ से ज़्यादा नहीं मिली थी क्योंकि इतने सारे लोग थे तो उनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन इक्वल था। नाउ इसके अंदर इस मान लो कि ये एक आदमी है, इसको मान लो कि 3 एकड़ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिल गई और ये बात कब कर रहे हैं हम, 1960s की बात कर रहे हैं। तो इसके मान लो कि 2 बेटे हैं, हालांकि तो हो सकता है कि 3 भी हो सकते हैं, चलो 3 हैं, तो इनको 1-1 एकड़ की ज़मीन आई। अब मान लो कि उनके 3-3 बेटे या 2-2 बेटे हैं, तो उनको कितनी ज़मीन मिली, आधा बीघा ज़मीन, आधा एकड़ ज़मीन। तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया। इससे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी मान लो कि ये 1 बीघा ज़मीन पे अगर 10 लोगों का परिवार अगर टिका हुआ है तो ये क्या हुआ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म था कि भूदान का जो मेन पर्पस था कि जो पीसेंट्री का स्ट्रगल का जो उनका जो मूवमेंट चल रहा है उसको ब्रेक करना, उसको सर्व करना, सर्व एज ए ब्रेक, लेकिन वो हो नहीं पाया था। और पूरे आंदोलन के अंदर एक जो बड़ी पिक्चर थी, गांधी जी हमेशा गांवों को स्वराज गांव बनाना चाहते थे और ये भूदान का जो आइडिया था गांधी जी के ट्रस्टीशिप का आइडिया था कि पूरी ज़मीन एक ट्रस्टीशिप में दी जाएगी और इससे पूरे गांव का उत्थान करा जाएगा। लेकिन वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही मिस हो गया था, स्वराज समाज का हो गया या किसी और तरीका जो था वो पूरा का पूरा मिस हो गया था। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस फेलियर्स ये जो मूवमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से जो लैंड रिफॉर्म्स हैं ये आना स्टार्ट हुए थे। इनिशियल ईयर्स के अंदर इट वाज वेरी सक्सेसफुल, बहुत सारे लोगों ने अपने मन से, क्योंकि वो क्या था कि अभी 1947 में हम आज़ाद हुए थे और हमने बहुत ही हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, हर एक इंसान इतने तन मन से जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस पाई थी तो दे न्यू कि इसका वैल्यू क्या है और जो इनइक्वालिटी थी वो भी दिखाई दे रही थी। तो इससे एक तो मासेस के कॉन्शियस में भी एक इनइक्वालिटी, एक तबका था बहुत छोटा सा जिसके पास बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी और एक तबका था जो एक झोंपड़ी में रहता था, जो अपनी 365 दिन वो ठीक से खाना खा पाएगा या नहीं खा पाएगा ये नहीं पता था। तो ये जो इनइक्वालिटी थी ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई थी और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। सो दिस वाज अबाउट दी भूदान एंड ग्रामदान मोमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दिस वाज इट। अच्छा, अगले लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस कि किस तरीके से आंसर राइटिंग को अटेम्प्ट करना है, सिंस हमारा 10 अक्टूबर को अभी एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया है तो इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।